हिंदी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्लास 11 चैप्टर 1 हिंदी डाइजेंट बिहार बोर्ड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर ऑल चैप्टर्स हिंदी क्लास 11। तो छोटे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो प्रेमचंद्र का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो प्रेमचंद्र का जन्म 31 जुलाई 1880 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ। जिले के लम्ही गांव में हुआ, यानी जिले जो है लम्ही गांव है। प्रेमचंद्र का मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद्र ने अपने लेखन की शुरुआत किस नाम से की? उन्होंने अपने लेखन की शुरुआत नवाब राय से नाम से की। प्रेमचंद्र ने सरकारी नौकरी कब और क्यों छोड़ी? उन्होंने 1921 में सरकारी नौकरी छोड़ी। असहयोग आंदोलन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद सरकारी नौकरी छोड़ दिया। प्रेमचंद्र ने किस आंदोलन से प्रेरित होकर साहित्य रचना की? तो उत्तर, वे भारत स्वतंत्रता आंदोलन और समाज सुधार से प्रेरित होकर लिखते थे। पूस की रात कहानी किस विषय पर आधारित है? तो यह कहानी भारतीय किसान के संघर्ष और गरीबी पर आधारित है। ये संघर्ष किसान और गरीबी पर आधारित है। प्रेमचंद्र ने हिंदी साहित्य को क्या योगदान दिया? तो उत्तर, इन्होंने हिंदी साहित्य को सामाजिक यथार्थ और जीवन के गहरे अनुभवों से जोड़ा। प्रेमचंद्र का पहला उपन्यास कौन था? तो उनका उपन्यास सेवा सदन था। क्या था? सेवा सदन था। तो पूस की रात कहानी में मुख्य पात्र कौन है? तो पूस की रात जो है कहानी में मुख्य पात्र कौन है? तो कहानी के मुख्य पात्र हल्कू होगा और उसकी पत्नी मुन्नी होगी। हल्कू की सबसे बड़ी चिंता क्या थी? तो हल्कू की सबसे बड़ी चिंता अपनी फसल और ठंड से बचाव की थी। प्रेमचंद्र की कहानी में किस वर्ग का चित्रण अधिक मिलता है? उनकी कहानियों में किसानों मजदूरों का चित्रण प्रमुखतः मिलता है। तो पूस की रात में जबरा कौन था? तो जबरा हल्कू का एक पालतू कुत्ता था। और हल्कू ने ठंड से बचने के लिए क्या उपाय किया? तो हल्कू ने बगीचे से पत्तियां बटोरकर अलाव यानी आग जला दिया। पूस की रात कहानी में मुख्य समस्या क्या है? तो कहानी में मुख्य समस्या किसान की गरीबी और ठंड का संघर्ष है। पूस की रात कहानी में मुख्य समस्या क्या है? तो कहानी में मुख्य समस्या किसान की गरीबी और ठंड का संघर्ष है। हल्कू के अनुसार खेती छोड़ने का क्या कारण था? हल्कू ने खेती छोड़ने का कारण आर्थिक तंगी और कर्ज बताया। पूस की रात में ठंड का वर्णन कैसा है? तो ठंड को कहानी में एक दैत्य की तरह प्रस्तुत किया गया है। प्रेमचंद्र के साहित्य में किस प्रकार की भाषा का उपयोग किया गया है? तो उनके साहित्य में सरल, सहज और ग्रामीण भाषा का उपयोग किया गया है। मुन्नी हल्कू से खेती छोड़ने के लिए क्यों कहती है? तो मुन्नी खेती में अधिक मेहनत और कर्ज को देखते हुए कहा। प्रेमचंद्र की किस भाषा में उपन्यास सम्राट प्रेमचंद्र को किस क्षेत्र में उपन्यास सम्राट कहा जाता है? उन्होंने हिंदी और कहानी के क्षेत्र में उपन्यास कहा जाता है। उन्हें हिंदी उपन्यास और कहानी क्षेत्र में उपन्यास सम्राट कहा जाता है। हल्कू और जबरा के बीच संबंध था। तो हल्कू और जबरा के बीच गहरी मित्रता और सहानुभूति संबंध था। चलिए अब मध्य प्रश्न और
यानी महत्वपूर्ण, मध्यम, माध्यम, महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रश्न करते हैं। ये सब्जेक्टिव होगा, ठीक है। तो प्रेमचंद्र ने सरकारी नौकरी क्यों छोड़ी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में असहयोग आंदोलन ने प्रेमचंद्र को गहराई से प्रभावित किया। उन्होंने 1921 में अंग्रेजी शासन के खिलाफ खड़े होकर सरकारी नौकरी छोड़ दी। इसके बाद उन्हें साहित्य को समाज सुधार और राष्ट्र आंदोलन का माध्यम बनाया। पूस की रात कहानी का मुख्य संदेश क्या है? उत्तर, यह कहानी भारतीय किसान के संघर्ष, गरीबी और दयनीय स्थिति को दर्शाती है। हल्कू ठंडी और आर्थिक तंगी के कारण अपनी फसल और जीवन के प्रति उदासीन हो जाता है। कहानी यह संदेश देती है कि समाज में किसानों की समस्याओं को समझना और उन्हें सुलझाना आवश्यक है। हल्कू ने ठंड से बचने के लिए क्या किया? तो ठंड से बचने के लिए हल्कू ने बगीचे में पत्तियां बटोरी और अलाव जलाया। इससे थोड़ी देर के लिए राहत मिली और लेकिन पूरी रात ठंड का सामना करना पड़ा। यह घटना उसकी गरीबी और असहायता को स्पष्ट करती है। हल्कू की पत्नी मुन्नी ने खेती छोड़ने की सलाह क्यों दी? उत्तर, मुन्नी ने खेती में लगातार नुकसान और कर्ज के कारण हल्कू को खेती छोड़ने की सलाह दी। वह चाहते थे कि हल्कू मजदूरी करके कम से कम शांतिपूर्ण जीवन जी सके और खेती की परेशानी दूसरों की धौंस ने उसे यह निर्णय लेने का मजबूर किया। प्रेमचंद्र की कहानियों समाज को कैसे दर्शाती है? तो प्रेमचंद्र की कहानियाँ समाज की वास्तविक समस्या जैसे गरीबी, अशिक्षा, शोषण, सामाजिक असमानता को दर्शाती है। उन्होंने किसानों, मजदूरों, महिलाओं की समस्याओं को अपने साहित्य में प्रमुखता दी। उनकी रचनाएं समाज में बदलाव और सुधार का संदेश देती है। पूस की रात में जबरा का क्या महत्व है? तो जबरा हल्कू का पालतू कुत्ता था जो जो कठिनाइयों में उसका साथी बना। जबरा की वफादारी और प्रेम हल्कू के अकेलेपन को कम करते हैं। वह न केवल एक पालतू जानवर बल्कि हल्कू का सच्चा मित्र भी था। कहानी में ठंड का वर्णन कैसे किया गया? ठंड को कहानी में एक दानव की तरह प्रस्तुत किया गया जो हल्कू के शरीर और आत्मा को चीरती है। ठंड, हवा, ठिठुरती तारे और अंधकार के माध्यम से ठंड के भयंकर रूप को दर्शाया गया। यह ठंड हल्कू की गरीबी और जीवन की कठिनाइयों का प्रतीक है। हल्कू ने खेती छोड़ने का विचार क्यों किया? हल्कू ने लगातार कर्ज, मेहनत, ठंड के कारण खेती छोड़ने का विचार किया। उसे लगा कि मजदूरी करके जीवन जीना खेती की परेशानियों से बेहतर होगा। खेती में उसे सिर्फ आर्थिक तंगी और शारीरिक कष्ट ही मिले थे। प्रेमचंद्र की भाषा शैली का विशेषताएं। प्रेमचंद्र की भाषा सरल, सहज और प्रचलित थी जो आम लोगों के जीवन को प्रकट करती है। उनकी कहानियों में ग्रामीण जीवन की सजीवता, चित्रात्मकता और व्यंग्य का सुंदर उपयोग मिलता है। यह उनकी रचनाओं को प्रभावशाली और पाठकों के दिल के करीब बनाती है। मुन्नी हल्कू को कंबल के पैसे देने के लिए क्यों मना करती है? तो मुन्नी कंबल के पैसे बचाना चाहती है ताकि ठंड के दिनों में वह सुरक्षित रह सके। उसे लगा कि कर्ज चुकाने के लिए पैसे देना उसकी स्थिति और खराब कर देगी, लेकिन अंत में हल्कू की स्थिति देखकर पैसे देने को मजबूर हो गई। पूस की रात कहानी में फसल का महत्व क्या है? तो फसल कहानी में हल्कू की मेहनत और आशा का प्रतीक है, लेकिन ठंड और जानवरों के कारण फसल का नष्ट होना उसकी हार और गरीबी को दर्शाता है। यह भारतीय किसानों के संघर्ष का प्रतिनिधित्व करती है। हल्कू और मुन्नी के संवाद कहानी को कैसे आगे बढ़ाते हैं? तो हल्कू और मुन्नी के बीच संवाद उनके विचारों और समस्याओं को व्यक्त करते हैं। उनके संवाद कहानी में संघर्ष, गरीबी और किसान जीवन की कड़वी सच्चाई को उजागर करते हैं। यह पाठक को कहानी से जोड़ने में मदद करता है।
प्रेमचंद्र के साहित्य में किसान वर्ग का चित्रण क्यों महत्वपूर्ण है? तो कि प्रेमचंद्र ने किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया क्योंकि वे समाज के रीढ़ हैं। उनके संघर्ष, शोषण और गरीबी को उजागर करके उन्होंने समाज में सुधार का प्रयास किया। उनका साहित्य किसानों की आवाज़ बनकर उभरा। अलाव का जलना कहानी में क्या दर्शाता है? अलाव का जलना ठंड से राहत पाने का प्रतीक है। यह हल्कू के संघर्ष और उसके जीवन में छोटे छोटे सुखों का दर्शाता है, लेकिन इसका समाप्त होना उसकी सहायता और गरीबी का संकेत है। हल्कू और जबरा के संबंधों में विशेष क्या है? तो हल्कू जबरा का संबंध विशेष क्या, विश्वास और वफादारी पर आधारित है। जबरा हल्कू के अकेलेपन और कष्ट में उसका सच्चा साथी बना। यह संबंध मानव और पशु के बीच गहरे भावनात्मक जुड़ाव को दर्शाता है। अब लंबे यानी बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर भी देख लेते हैं, ठीक है। तो लंबे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो प्रेमचंद्र के साहित्य को समाज का दर्पण क्यों कहा जाता है? तो प्रेमचंद्र का साहित्य भारतीय समाज के वास्तविक को सजीव रूप में प्रस्तुत करता है। उनकी कहानियाँ गरीबी, अशिक्षा, शोषण, सामाजिक असमानता और किसान वर्ग की दुर्दशा पर केंद्रित है। उनके समाज की कुरीतियों जैसे दहेज प्रथा, जातिवाद और स्त्री शोषण को उजागर किया। उनकी रचनाएं समाज के सुधार और जागरूकता लाने का संदेश देती है, इसीलिए उनका साहित्य समाज का दर्पण कहा जाता है। पूस की रात कहानी में हल्कू का संघर्ष किन किन रूपों में दर्शाता है? तो हल्कू का संघर्ष ठंड, गरीबी और सामाजिक शोषण के रूप में कहानी में प्रकट होता है। ठंड से बचने के लिए उसके पास उचित कपड़े या कंबल नहीं था, तो कर्ज चुकाने की मजबूरी में वह अपनी ज़रूरतें त्याग देते हैं। जानवरों द्वारा फसल बर्बाद होने पर भी वह मजबूर होकर चुप रहता है। यह संघर्ष भारतीय किसानों की दयनीय स्थिति का प्रतीक है। मुन्नी और हल्कू के विचारों में क्या अंतर है? तो मुन्नी व्यवहारिक सोच वाली महिला है जो खेती की कठिनाइयों को समझती है और उसे छोड़ने की सलाह देती है। हल्कू भावुक है जो मेहनत और संघर्ष करते हुए भी खेती से जुड़े रहता है। मुन्नी कर्ज और गरीबी से तंग आकर खेती छोड़ना चाहती है, जबकि हल्कू अपनी परिस्थितियों के साथ सामंजस्य बनाने की कोशिश करता है। दोनों के विचार जीवन के प्रति अलग दृष्टि को दर्शाते हैं। पूस की रात ठंड का चित्रण कहानी को कैसे प्रभावी बनाता है? तो ठंड का चित्रण कहानी में एक दृश्य पात्र की तरह किया गया है जो हल्कू के संघर्ष को और अधिक कठिन बना देता है। ठिठुरते हुए ताड़े और टिंगू न ठंडी हवा और अंधकार का वर्णन ठंड के भयानक प्रभाव को दर्शाता है। यह ठंड हल्कू की गरीबी और सामाजिक शोषण का प्रतीक बनकर उभरती है। ठंड की वजह से हल्कू की फसल बर्बाद हो जाती है, जिससे उसकी असहायता स्पष्ट होती है। ठंड का वर्णन पाठ को कहानी के वातावरण से गहराई से जोड़ता है। हल्कू और जबरा के संबंधों में विशेषता क्या है? तो हल्कू और जबरा के संबंधों में सच्ची मित्रता और सहानुभूति दिखती है। जबरा ठंड और कठिनाइयों में हल्कू का साथी बनता है। जब हल्कू उसे अपने गोद में सुलाता है तो यह उसके बीच के गहरे भावनाओं संबंध को दर्शाता है। जबरा ने केवल पालतू जानवर नहीं है, न केवल पालतू जानवर बल्कि हल्कू के अकेलेपन और संघर्ष में सहारा भी है। यह संबंध मानवीय भावनाओं और पशु मानव के जुड़ाव को प्रभावी रूप से प्रस्तुत करता है। तो पूस की रात कहानी भारतीय किसानों की दशा को कैसे दर्शाती है? कहानी भारतीय किसानों की गरीबी, शोषण और संघर्ष की सच्चाई को उजागर करती है। हल्कू कर्ज के बोझ से दबा हुआ है और ठंड में बिना कंबल की रात बिताने को मजबूर है। उसकी फसल जानवरों द्वारा बर्बाद हो जाती है, लेकिन वह इसके खिलाफ कुछ नहीं कर पाता। यह कहानी भारतीय किसानों की दयनीय स्थिति और समाज द्वारा उनके प्रति अपेक्षा को दर्शाती है। प्रेमचंद्र ने इसे अत्यंत सजीव और भावुक ढंग से प्रस्तुत किया है। मुन्नी और हल्कू के संवाद से कहानी में क्या प्रभाव पड़ता है? तो मुन्नी और हल्कू के संवाद उनके जीवन के संघर्ष और विचार को दर्शाता है, विचारों को स्पष्ट करते हैं। मुन्नी अपनी व्यवहारिक सोच से हल्कू
को खेती छोड़ने के लिए कहती है। हल्कू भावुक है और मुन्नी को शांत करने की कोशिश करता है। इन संवादों से कहानी में गरीबी, ठंड और किसानों की समस्या की सजीवता उभर कर आती है। संवाद कहानी को सरल और पाठकों से जोड़ने में मदद करता है। तो ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। तो हल्कू की फसल नष्ट होने पर उसकी प्रक्रिया क्या दर्शाती है? हल्कू अपनी फसल के नष्ट होने पर चुपचाप बैठा रहता है और जानवरों को रोकने की कोशिश नहीं करता। यह उनकी असहायता और गरीबी का प्रमाण है। ठंड और थकावट के कारण वह निराश होकर हार मान लेता है। यह प्रक्रिया भारतीय किसानों के जीवन की वास्तविक को दर्शाती है, जहाँ संघर्ष और कठिनाइयाँ उनकी उम्मीदों को तोड़ देती है। कहानी में हल्कू रवैया समाज की उदासीनता को भी उजागर करती है। तो ये आप ये पूरा पढ़ लेंगे तो 100% आपका इसमें जितने भी नंबर आते हैं इस चैप्टर से आपका मिल जाएंगे पूरा का पूरा। तो इसे आप अवश्य पढ़िए, ठीक है। पढ़ लिया तो भाई बिल्कुल।